नमस्कार दोस्तों, इट्स एंटरटेनिंग एजुकेशन, लेट्स मेक एजुकेशन ईजी। और मैं कुशल त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें से अगर हिंदी साहित्य से प्रश्न जब आते हैं तो निश्चित रूप से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम हिंदी भाषा की उपभाषा और बोलियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि बोलियां क्या होती हैं और उपभाषाएं क्या होती हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि बोलियों की संख्या कितनी होती है, उपभाषाएं कितनी हैं और किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं बोलियों का और बोली की परिभाषा समझते हैं, और उससे हम समझते हैं कि बोली होती क्या है और कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में जो भाषा बोली जाती है वह क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। अर्थात आप यहाँ से दो चीज़ें समझ सकते हैं कि पहली तो जो बोलियाँ होती हैं उनका क्षेत्र बहुत सीमित होता है। जैसे आप मान लीजिए किसी प्रदेश में रहते हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो वहाँ पर आप विभिन्न बोलियों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाएं, जैसे आप गाज़ियाबाद, मेरठ इस साइड जाएं, तो यहाँ की आपको बोली अलग मिलेगी। अगर आप यही मथुरा वृंदावन की ओर जाते हैं, ब्रज क्षेत्र में जाते हैं, तो यहाँ की बोली आपको अलग मिल जाएगी। आप लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर आदि क्षेत्र में घूमते हैं तो वो अवध का क्षेत्र है, वहाँ पर आपको अलग बोली मिलेगी। तो विभिन्न क्षेत्रों में की अपनी अलग अलग बोलियाँ होती है, अर्थात बोलियों का क्षेत्र सीमित होता है। और यही कारण है कि बोलियों में साहित्य की रचना नहीं की जाती है। यदि बोली में साहित्य की रचना की जाए तो उसको अन्य क्षेत्रों में समझना बहुत कठिन हो जाएगा। तो आप समझ सकते होंगे कि यहाँ इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली कि बोली सीमित क्षेत्र में होती है, और दूसरी कि बोलियों में साहित्य की रचना नहीं की जाती है। तो दोस्तों, बोलियों की संख्या होती है 18। आइए अब अध्ययन करते हैं हम उपभाषा का। तो सबसे महत्वपूर्ण तो हमारी उपभाषा की जो परिभाषा निकल के आती है वो बोली से ही निकल के आती है, कि जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है। यानी अगर कोई बोली है और वह साहित्य में आने लगती है, उस बोली को लेकर रचना होने लगती है, अर्थात उसके क्षेत्र का विकास हो जाता है, तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। यानी अगर किसी बोली का विकास होता है और उसकी साहित्य में उसकी रचनाएं आने लगती हैं, उसकी साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं, तो वह बोली न रहकर क्या हो जाती है? उपभाषा बन जाती है। उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो हिंदी की, यहाँ पर हम हिंदी की उपभाषा की और हिंदी की बोलियों की ही चर्चा कर रहे हैं। तो हिंदी की उपभाषा की संख्या कितनी है? वह 5 है। आइए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि उपभाषाएं 5 कौन कौन सी हैं, और उसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि बोलियां 18 कौन कौन सी हैं। तो हिंदी की 5 उपभाषाओं में को कुछ इस प्रकार बांटा गया है, जैसे राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। यह 5 हमारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। तो आइए अब एक एक करके उपभाषाओं का हम अध्ययन करते हैं और उनसे संबंधित बोलियों का भी अध्ययन इसी के साथ करते हैं। दोस्तों, पहली उपभाषा के अंतर्गत हम राजस्थानी उपभाषा की आइए चर्चा करते हैं। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियों को शामिल किया गया है। इसमें मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी आती है। तो दोस्तों, इसमें मारवाड़ी और जयपुरी जो है ये 2 प्रमुख बोलियां हैं। जयपुरी को ढूंढाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और मारवाड़ी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह राजस्थानी हिंदी की बोलियों में सर्वाधिक साहित्य देने वाली बोली है। आइए देखते हैं कि यह भाषाएं, ये बोलियां जो हैं ये प्रमुख रूप से किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो जैसा कि राजस्थानी उपभाषा की ये बोलियां हैं, तो निसंदेह यह सबसे ज़्यादा राजस्थान में बोली जाती हैं, और सिंध के क्षेत्र तथा मालवा के क्षेत्र में भी इन बोलियों को प्रमुख रूप से बोला जाता है। दूसरी हमारी जो उपभाषा है वह है पूर्वी हिंदी। इसको अर्धमागधी के रूप में भी जाना जाता है, और इसकी जो बोलियां हैं वह 3 बोलियां हैं इसमें। पहली है अवधी, दूसरी है बघेली और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। इन तीनों बोलियों में
छत्तीसगढ़ी में एक विशेषता पाई जाती है कि यहाँ पर छ को सा और सा को छा बोला जाता है। यह बोलियाँ मुख्य रूप से मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से बोली जाती है। दोस्तों, इसके बाद आइए हम चर्चा करते हैं बिहारी हिंदी, या इसको मागधी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं जो इस प्रकार हैं। पहली भोजपुरी, दूसरी मैथिली और तीसरी मगधी। इसमें भोजपुरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह उत्तर भारत की एक बहुत प्रसिद्ध बोली है और यह बहुतायत मात्रा में बोली जाती है। बात करें अगर बिहारी हिंदी के बोले जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों की, तो उसमें मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग शामिल हैं। दोस्तों, इसके बाद आइए हम चर्चा करते हैं पहाड़ी हिंदी, जिसे खस के नाम से भी जाना जाता है। तो पहाड़ी हिंदी की 2 मुख्य बोलियां हैं। पहली है कुमाऊनी और दूसरी है गढ़वाली। तो दोस्तों, हमारी जो चौथी उपभाषा है यानी कि पहाड़ी हिंदी, इसे ही नेपाली के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्ज किया गया है, उसमें जो नेपाली दर्ज है वो ये पहाड़ी हिंदी ही है और इसी को जो है नेपाली के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। और इसके बोले जाने वाले जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग। इसके बाद हमारी 5वीं और अंतिम उपभाषा आती है जिसे हम पश्चिमी हिंदी के नाम से जानते हैं। इसके सबसे ज़्यादा बोलियां हैं और इसको सौरसेनी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू जिसे हरियाणवी के नाम से भी जाना जाता है और दक्खनी, इतनी बोलियां शामिल की गई हैं। यानी कि इसमें 6 बोलियां आती हैं। इन बोलियों तथा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के बोले जाने वाले प्रमुख क्षेत्र के रूप में या प्रमुख राज्य के रूप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा आदि राज्य आते हैं। तो दोस्तों, आप समझ पाए होंगे कि उपभाषा क्या होती है, बोलियां क्या होती हैं। उपभाषाएं हमारी कितनी हैं, तो उपभाषाएं हमारी 5 हैं। बोलियां हमारी कितनी हैं, तो बोलियां हमारी 18 हैं। और अब आइए अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख बोलियों का और उत्तर प्रदेश के किन भागों में कौन सी बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है। अगर आपने नोट्स में अब तक उपभाषाओं और बोलियों को लिखा होगा तो उसी में आप बोलियों को टिक कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी बोलियां हैं। तो सबसे पहले आप टिक कर लीजिए अवधी, जो कि आपकी पूर्वी हिंदी में होगी। उसके बाद बिहारी हिंदी में भोजपुरी, उसके बाद पश्चिमी हिंदी में ब्रज, खड़ी, बुंदेली, कन्नौजी, ये सभी जो है आपकी उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। तो आइए अब जानते हैं कि अवधी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है उत्तर प्रदेश के। तो अवधी फैजाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी और लखनऊ, इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद अगर हम भोजपुरी को देखें, जो कि बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो उसमें गाजीपुर, देवरिया, बलिया, वाराणसी, मऊ, बस्ती, गोरखपुर, ये सब जो हैं ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर भोजपुरी बहुतायत मात्रा में बोली जाती है। इसके बाद अगर हम ब्रज भाषा की बात करें तो उसमें मथुरा, अलीगढ़, एटा, मुरैना, आगरा और ये सारे क्षेत्र जो हैं, बुलंदशहर, ये सारे क्षेत्रों में मुख्य रूप से ब्रज भाषा बोली जाती है। और ये साहित्यिक दृष्टि से बहुत संपन्न भाषा है, जिसमें साहित्य की भी काफ़ी रचनाएं हुई हैं। इसके बाद खड़ी बोली आती है, जो कि मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद अगर कन्नौजी बोली की बात करें तो यह मुख्य रूप से कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसके नाम पर कन्नौजी बोली का नाम ही पड़ा है, तो कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा आदि क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। और कन्नौजी शब्द जो है इसका विकास कान्यकुब्ज नामक शब्द से हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि उपभाषा क्या होती है और बोलियां क्या होती हैं, उपभाषाओं की संख्या कितनी है, बोलियों की संख्या कितनी है, कौन कौन सी बोली किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों के बारे में भी आपने जाना और वह किन क्षेत्रों में, किन जिलों में बोली जाती हैं, यह सब आज के इस वीडियो में आपने जाना।
तो दोस्तों अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो अब 2 क्वेश्चन के उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन है कि ढूंढाड़ी के नाम से कौन सी उपबोली को जाना जाता है, और दूसरा प्रश्न यह है कि किस उपभाषा को नेपाली भाषा के रूप में भारत के संविधान में शामिल किया गया है। यानी कि भारत के संविधान में जो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है उनमें से नेपाली के नाम से जिस भाषा को मान्यता दी गई है वह हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको काफ़ी जानकारी इस वीडियो से मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारा मनोबल यूं ही बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।